गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग जो उत्तक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम लोग उत्तक के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना पिछले वाले वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको पादप उत्तक जो कि विभाजन के आधार से बनाया गया था, ठीक है, पार्ट थे उसके जिसमें विविध ज्योति उत्तक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो है उसी में आगे अस्थाई उत्तक के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। कौन सा उत्तक है? तो अस्थाई उत्तक। सबसे पहले कि अस्थाई उत्तक कहते किसको है ना। देखिए, तो जो विविजोतकी उत्तक होते हैं, विविजोतकी उत्तक के फलस्वरूप, यानी कि जो विविजोतकी उत्तक है ना, वही वृद्धि करने के बाद आपको अस्थाई उत्तक का निर्माण करते हैं। बढ़ करके वृद्धि करके जो अंततः जब विभाजन उनमें नहीं हो पाता तो उस समय के जो उत्तक होंगे उसे अस्थाई उत्तक कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, यानी कि विविधोत्की उत्तक विभाजन करना बंद कर देता है तो विभाजन की क्षमता नहीं होती, तब जाकर के ये अस्थाई उत्तक बनते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो कोशिका होती है उसके रूप और आकार निश्चित होते हैं, है ना। क्या होते हैं? कोशिका के रूप और आकार निश्चित होते हैं, ठीक है ना। रूप और आकार जो होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। इसके अलावा इसके अंदर में जो कोशिकाएं होती हैं वो या तो मृत हो सकती हैं, कोशिकाएं क्या हो सकती हैं? मृत हो सकती हैं, या सजीव भी हो सकती हैं, मतलब जीवित भी हो सकती हैं, ठीक है ना। दोनों प्रकार की कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं या जीवित कोशिकाएं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाएंगी। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होंगी इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, कौन सी? तो कोशिका भित्ति, ठीक है। ये कोशिका भित्ति जो होगी या तो वो पतली होगी या फिर मोटी होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। पतली भी हो सकती है या फिर मोटी भी हो सकती है ना। पतली या फिर क्या हो सकती है? तो मोटी हो सकती है। कौन? तो कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति की बात की रही। कोशिका के चारों ओर जो होती है ना, जो कोशिका को बाहरी आघातों से या धूप से इन सबसे प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। इसकी कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव होते हैं, कोशिका द्रव में जो रसधानी पाई जाती है वो रसधानी बड़ी होती है। रसधानी क्या होती है? बड़ी होगी, ठीक है ना। बड़ी सी रसधानी इसमें पाई जाती है। आपको इन्हीं छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना आपका ऐसे ही टॉपिक अस्थाई उत्तक क्या है ना, इसकी परिभाषा बताता है तो आपको ये सब बताना होता है, ठीक है। तो इसकी रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति के आधार की, तो उत्पत्ति के आधार पर अस्थाई उत्तक या तो वो प्राइमरी होगा या फिर द्वितीयक उत्तक होगा। दो प्रकार के ये उत्तक होते हैं, ठीक है ना। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के आधार पर दो प्रकार के होंगे। एक तो आपका हो गया प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है ना, प्राथमिक। और दूसरा कौन सा होगा? द्वितीयक, ठीक है, सेकेंडरी। तो दो प्रकार के होंगे, या तो प्राइमरी होंगे या तो द्वितीयक होंगे। अब प्राइमरी क्या होंगे? या फिर यूं कहें कि प्राइमरी किसको कहेंगे और आपका द्वितीयक किसको कहेंगे, है ना। दो प्रकार के जब ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं तो किसे हम लोग प्राइमरी कहेंगे और किसे हम लोग द्वितीयक उत्तक के नाम से जानेंगे। तो समझिए, जो प्राइमरी उत्तक होते हैं, ठीक है ना, कौन सा हम लोग ये वाला प्राइमरी की बात कर लेते हैं, प्राथमिक, ठीक है ना, प्राथमिक वाला, प्राथमिक उत्तक जो अस्थायी उत्तक है। तो प्राथमिक में आपका ये जो आपका सिरस्थ और जो ये अंतर्वेशी नहीं, हाँ, सिरस्थ और जो अंतर्वेशी उत्तक होता है, जो कि विभोजित दो प्रकार की विभोज्योति है ना उसमें, तो अंतर्वेशी और सिरस्थ ये दोनों, ठीक है। सिरस्थ जब इन दोनों से या इन दोनों की वृद्धि के बाद जो उत्तक जटिल उत्तक बनता है, ठीक है, ये आपका क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। क्या होंगे? प्राथमिक उत्तक होंगे। यानी कि प्राथमिक उत्तक
सिरस उत्तक और अंतर्वेशी उत्तक के निर्माण से बनता है। ठीक है, मतलब इन्हीं के विभाजन के फलस्वरूप जो उत्तक बनता है वो क्या होगा आपका अंतर्वेशी उत्तक या सिरस द्विबीजोत्की उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप निर्मित जो उत्तक होंगे वो प्राथमिक अस्थायी उत्तक होंगे। दूसरा में जो आपका था है ना द्वितीयक उत्तक, कौन सा है द्वितीयक, ठीक है द्वितीयक उत्तक है, द्वितीयक अस्थायी उत्तक। तो द्वितीयक अस्थायी उत्तक जो होते हैं वो आपका जो आपका पार्श्वक प्रसारवेक जो उत्तक होता है जिसे कि कैवियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं कैवियम कहते हैं। तो इसके जो विभाजन होंगे कोशिकाओं के उसके फलस्वरूप जो निर्मित कोशिका होंगी वो आपका द्वितीयक अस्थायी उत्तक कोशिकाएं होंगे, अस्थायी उत्तक होंगे। ठीक है ना, तो दो प्रकार की हो गई ना, एक तो आपका प्राथमिक उत्तक हो गया, दूसरा कौन सा है द्वितीयक उत्तक। प्राथमिक क्या है तो सिरस और अंतर्वेशी उत्तक जो होते हैं द्विबीजोत्की उत्तक उसके फलस्वरूप जो निर्मित होने से बनता है वो हो गया। और द्वितीय क्या है जो पार्श्व या कैवियम जो होते हैं, जो कि आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पार्श्व द्विबीजोत्की उत्तक के बारे में बताया है, तो उससे निर्मित होते हैं। ठीक है ना, आपका द्वितीयक अस्थायी उत्तक। ठीक, अगर बात करें इसके संरचना के आधार पे, ठीक है ना, ये तो था उत्पत्ति के आधार पर, अब है संरचना के आधार पे। ठीक है, संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। कौन अस्थायी उत्तक, पहला एक तो है सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है ना, ये आपको संरचना के आधार पर है। और दूसरा जो है आपका जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, दो प्रकार के उत्तक हो गए, एक सरल अस्थायी उत्तक हो गया, दूसरा क्या हो गया जटिल अस्थायी उत्तक हो गया। ये जो आपका सरल अस्थायी उत्तक है सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक कहते किसको है। जो सरल अस्थायी उत्तक होता है एक ही प्रकार के यानी कि समरूप कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ उत्तक होता है, यानी कि इसके अंदर में जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है समरूप कोशिका होगी, है ना, एक ही प्रकार की समरूप कोशिका से मिलकर के जो कोशिका जो उत्तक बना होता है उसे हम लोग सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं आपको, ठीक है ना, जो सरल अस्थायी उत्तक है कई प्रकार के, जिसमें पहला जो है आपका बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं। कई प्रकार मतलब कि बेसिकली ये तीन प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें एक तो होता है मृदुत्तक, मृदुत्तक जिसे कि पैरेनकाइमा कहते हैं, पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा कहते हैं। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक, दूसरा कौन सा है स्थूल, स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक जिसे कि कॉलेन काइमा के नाम से, कॉलेन काइमा के नाम से जानते हैं, कॉलेन काइमा। ठीक है, कॉलेन काइमा। एंड लास्ट जो है थर्ड नंबर, वो थर्ड नंबर है आपका ये दृढ़ उत्तक। कौन सा दृढ़ उत्तक, ठीक है ना, दृढ़ उत्तक जिसे कि हम लोग स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो तीन प्रकार के उत्तक है, मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। ये आपको सरल उत्तक के प्रकार है। कौन कौन से, मृदुत्तक, सरल, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ कोण उत्तक। अब मृदुत्तक क्या है, यानी कि पैरेनकाइमा क्या है, कॉलेनकाइमा क्या है और स्क्लेरेनकाइमा क्या है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके सभी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मृदुत्तक यानी कि पैरेनकाइमा को। ठीक है ना, क्या है पैरेनकाइमा। देखिए पैरेनकाइमा में जो कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाओं का ये समूह है, ये कोशिकाएं जीवित होंगी। क्या होंगी, लिखते चलता हूं मैं, जीवित, गोलाकार, अंडाकार। ठीक है, जीवित होगी, गोलाकार होंगी या अंडाकार होंगी या बहुभुज। ठीक है ना, बहुभुज या अनियमित आकार,
अनियमित आकार की होगी। ठीक है, यानी इतने सारे प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर में, मतलब प्रकार नहीं, आकार में अलग अलग विभिन्नताएं, या तो गोलाकार हो सकती है, या तो अंडाकार हो सकती है, या बहुभुज हो सकती है, या फिर अनियमित आकार की, कोई आकार ऐसा ना हो फिक्स। ठीक है, तो ये अनियमित आकार की होती है। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाएं के अंदर में जो कोशिका द्रव होती है काफी सघन होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा भरा पड़ा होता है कोशिका द्रव। ठीक है ना, कौन सा, तो कोशिका द्रव, सघन कोशिका द्रव। इसके साथ साथ, सघन कोशिका द्रव के साथ साथ इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, एक केंद्रक इसके अंदर में, जो कोशिका के अंदर में होता है, आपको पिछले वाले चैप्टर में आपको केंद्रक के बारे में बताया गया, तो एक केंद्रक इसमें आपको पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कौन सी, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पतली होगी, कैसी होगी, पतली होगी। और आपको पता होना चाहिए, कई बार मैंने बताया कि कोशिका भित्ति जो होता है किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, और साथ ही साथ ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ना, किसकी, मृदुत्तक की, है ना। अभी किस बात कर रहे हैं हम लोग, मृदुत्तक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मृदुत्तक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो कोशिकाएं इसका समूह होता है, यानी कि जो मृदुत्तक होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती है काफी ज्यादा संघनित होती है, सटे सटे होती है, अतः इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है ना, कोशिकीय स्थान भी नहीं पाया जाता, क्योंकि काफी ज्यादा सघन होती है, सटी हुई होती है, इसलिए इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। ठीक है ना, इसमें बड़ी सी रसधानी होती है। क्या होती है, बड़ी सी रसधानी। ठीक है, बड़ी सी रसधानी भी पाई जाती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं आपको कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये तना में पाई जाती है। ठीक है, जड़ में पाई जाती है, जो पत्ती होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है ना, पत्ती में भी पाई जाती है। तो पत्ती में कहा, पत्तियों के जो एपिडर्मिस होते हैं, पत्तियों के एपिडर्मिस। ठीक है ना, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस और कार्ट्रेक्स। ठीक है, और कहां पे, तो कार्ट्रेक्स, इन जगहों पे आपको, कहां कहां पे, तना हो गया, जड़, पत्तियों के एपिडर्मिस या कार्ट्रेक्स, इन सब जगहों पे आपको मृदुतक उत्तक यानी कि पैरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है ना, मृदुतक या पैरेनकाइमा पाया जाता है इन सब जगहों पे। कहाँ कहाँ, तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती के एपिडर्मिस हो गए, कार्ट्रिक्स हो गया, इन सब जगहों पे। आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके बाद आप कभी कंपटीशन के एग्जाम का भी प्रिपरेशन कीजिएगा, तो आपको यही सब वहां पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, साइंस वाले चैप्टर में। ठीक है, जहाँ पे साइंस आपको पढ़ना होगा, वहां पे आपको इन्हीं सब बातों पे ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, कि आपसे वो हिंदी नहीं पूछेगा वहां पे। मृदुतक बहुत कम यूज होता है, पैरेनकाइमा इस्तेमाल होता है। तो आपको पूछेगा कि पैरेनकाइमा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये कोशिकाएं है ना, पैरेनकाइमा जो होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है, या फिर पैरेनकाइमा जो उत्तक होती है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा पैरेनकाइमा उत्तक की जो कोशिकाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बात पे आपको ध्यान देना है, जो कि आगे चल के आपको, अभी तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी, मतलब जो आप एग्जाम देंगे उसमें भी, ऑब्जेक्टिव सेशन में भी ये सब रह सकता है, या फिर आगे जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको यही सब रहता है। ठीक है, तो आप हर तरह से इसको थोड़ा सा कंसीडर करते चले, मतलब ध्यान में रखें, क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, और बाद में भी, मतलब जब कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उस समय भी आपको ये काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अभी इसमें और भी है, अभी इसमें यह है कि चूंकि यह पत्तियों में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है, तो इसमें
क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में आपको क्लोरोफिल मौजूद होता है और इसी की वजह से इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण, है ना, कौन सा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? कई बार मैंने बता चुका है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू ही क्या होता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, संश्लेषित करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर संपन्न होती है मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा के अंदर, ठीक है ना। इन ऊतकों को हरित ऊतक या फिर हम लोग क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। कब कहेंगे? जब इसके अंदर क्लोरोफिल, किसके अंदर? मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा के अंदर में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसे हरित ऊतक भी कहते हैं या फिर क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। कौन सा? क्लोरेन्काइमा ना, ये वाला नहीं, ये लिखा नहीं यहाँ पे, जैसे कि ये कोलेनकाइमा ने क्लोरेन, है ना, क्लोरो से बना है क्लोरेन, तो क्लोरेन्काइमा इसको कहते हैं। कौन सा ऊतक कहेंगे? क्लोरेन्काइमा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको, इसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। कौन सा ऊतक? क्लोरेन्काइमा ऊतक कहेंगे या हरित ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्थलीय, सब ये सब पौधे हैं, ठीक है। स्थलीय पौधे में ये बेसिकली आपको पाए जाते हैं। अब जो है कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो आपको स्थल पे ना हो करके उग करके वो जल के अंदर में भी उगते हैं, ठीक है। तो जो जलीय पौधे होते हैं आपके, ठीक है, जलीय पौधे, तो जलीय पौधे में आपको क्या होता है कि गुहिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहिकाएं। ये जो गुहिकाएं होती है वो आपको मृदुतक में ही होती है। कहाँ होती है? मृदुतक में, ठीक है। नहीं, जो मृदुतक है यानी कि जो पैरेन्काइमा है उसी में आपको मृदुतक के बीच में ही आपको गुहिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार के मृदुतक को हम लोग वायुतक या एरेनकाइमा, है ना, वायुतक या फिर एरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ध्यान देना है अब आपको, यहाँ पे इसका 3 नाम अब हम लोग पढ़ ले। एक तो पैरेन्काइमा, है ना, कौन सा है? पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा के बाद में है कि ये चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे हम लोग हरित ऊतक या फिर क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। तो ये स्थलीय पौधे हो गए। जो जलीय जीव होते हैं उसके अंदर में गुहिकाएं पाई जाती है। गुहिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? तो इनके मृदुतक के बीच में पाई जाएंगी, ठीक है ना, बीच में पाई जाती हैं और इस कारण से इसे वायुतक या फिर एरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं ना, क्लोरेन्काइमा, एरेनकाइमा, आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव सेशन में कि पैरेन्काइमा के दूसरे नाम क्या है ना, या किन और नामों से जाना जाता है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे क्लोरेन्काइमा, या हो सकता है ऑप्शन में आपको एरेनकाइमा दे दे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको क्लोरेन्काइमा और एरेनकाइमा दोनों ही एक साथ दे दे, है ना। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है कि एरेनकाइमा क्या है, क्लोरेन्काइमा क्या है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको कंसीडर करना है, ध्यान रखना है, ओके। ये तो हो गए इसकी संरचना के बारे में कि ये बना कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब है इसके कार्य, है ना, क्या है? तो कार्य है। देखिए जितने भी ऊतक हैं उन सभी के कुछ ना कुछ कार्य हैं, तो इनकी भी कार्य है। पहला नंबर है ये एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों को संरक्षित करता है या संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? संरक्षण, क्योंकि यह पाया जाता है एपिडर्मिस ऊतक में, इसलिए संरक्षण का काम करता है। ये किसका काम करता है? संरक्षण का। तो क्या करता है? पहला नंबर में ये संरक्षण का कार्य करता है। किसका? तो एपिडर्मिस का। दूसरा नंबर है आपका कि यह पौधे के हरे जो भाग होते हैं उसमें रहता है, खासतौर से जो हरे भाग होते हैं पत्ती उसमें पाया जाता है। तो यह भोजन का निर्माण भी करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, ठीक है ना। भोजन के निर्माण में भी यह भाग लेता है, इनकी कोशिका, ठीक। तीसरा नंबर है इसमें, ठीक है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि यह ऊतक
संचित क्षेत्र, जैसे कि आपको तना में पाया जाता है, आपको जड़ में पाया जाता है, संचित क्षेत्र होते हैं। तो संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। किसका? भोजन का संचय, ठीक है ना, भोजन का संचय करेगा। ठीक है, भोजन के निर्माण में भी भाग लेता है, भोजन के संचय में भी यह आपको भाग लेता है। इसके साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन सा? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में बहुत सारे आते हैं, जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ठीक है ना, कौन सा? गोंद हो गया, आपका ये टैनिन हो गया, लैटेक्स हो गया, ठीक है, टैनिन और लैटेक्स इत्यादि, इनका भी ये करते हैं, संचय करते हैं। ठीक है, इनका भी क्या करते हैं? ये संचित करके रखते हैं, है ना, आदि को क्या करते हैं? ये संचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर का। चौथा नंबर में अगर बात करें इसके चौथे नंबर कार्य की, तो यह जो है उत्तक भोजन के पार्श्व चलन में सहायक होता है। भोजन के पार्श्व चलन, है ना, भोजन के पार्श्व चलन। पार्श्व चलन का मतलब क्या हुआ? देखिए, भोजन पत्तियों में बनता है, पत्तियों से लेकर के वो जड़ यानी नीचे तक जाएगी, और भोजन जो होता है वह उभयगामी चलन करती है, यानी कि वो जड़ से ऊपर भी आएगी। तो जब रिवर्स होकर के आती है, यानी कि उल्टी जब चलती है, उसे ही हम लोग पार्श्व चलन कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्श्व चलन कहेंगे। तो ये भोजन के पार्श्व चलन में भी क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? तो पैरेन्काइमा। ठीक है, कौन? पैरेन्काइमा करता है। ठीक है ना, ये इसका पांचवा नंबर, सॉरी चौथा नंबर। एंड लास्ट नंबर यानी कि पांचवा नंबर में है कि इनमें जो पाए जाने वाले अंतःकोशिकीय स्थान होते हैं वो गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। कौन सा? गैसीय विनिमय। ठीक है ना, विनिमय में सहायता करते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, उसमें कौन सहायता करते हैं? पैरेन्काइमा। ये सब किसके बारे में था? पैरेन्काइमा के बारे में, है ना, पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा के क्या हो गए? काम हो गए। ठीक है, ये सभी के सभी पैरेन्काइमा के कार्य, 5 कार्य हैं। ठीक है, पहला एपिडर्मिस का संरक्षण करना, भोजन का निर्माण करना, भोजन का संचित करना, उसके साथ साथ जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको संचित करना, भोजन के पाचन चलन में मदद करना, और लास्ट नंबर है कि गैसीय विनिमय में सहायता करना। तो ये 5 इसके मुख्य कार्य हैं। हाँ, किनके हैं? तो ये आपके पैरेन्काइमा के कार्य हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेन्काइमा। अब शॉर्ट फॉर्म में पैरेन्काइमा क्या है? तो पैरेन्काइमा जो होता है, सबसे पहले एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? अस्थायी उत्तक है। ठीक है ना, कैसा उत्तक है? तो अस्थायी उत्तक। इसकी कोशिकाएं कैसी होंगी? इसकी कोशिकाएं जीवित होंगी, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या फिर अनियमित आकार की होंगी। किसी भी प्रकार की हो सकती है ना। ये आपको याद रखना है कि इसकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या फिर अनियमित आकार की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कोशिका द्रव की, तो इसमें इसकी कोशिकाओं के अंदर में सघन कोशिका द्रव होगा, उसके साथ साथ केंद्रक पाया जाएगा। इसकी जो कोशिका भित्ति होंगी वो पतली होंगी, साथ ही साथ इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हालांकि जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है पादप में, वो सभी के सभी लगभग सेल्यूलोज की ही बनी होती है। एक दो अलग चीज का होता है, अलग पदार्थ का होता है, बाकी जितने भी होते हैं आपको सेल्यूलोज की होते हैं। अच्छा, इसके अंदर में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसकी सघन कोशिकाएं होती है ना, तो अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ही कम होते हैं। इसमें भोजन का जो रसधानी पाई जाती है कोशिका के अंदर में, वो रसधानी बड़ी होती है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो तना, जड़, पत्तियों के एपिडर्मिस या कार्टेक्स में पाया जाता है। इतने सारे जगहों पे पाया जाता है। जब यह हरे पौधे में होता है तो यहाँ पे आपको हरे पौधे में पत्तियों में खासतौर से क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भोजन के निर्माण में भाग लेता है। तो उस टाइम में इसे हम लोग क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। और जब यह जलीय पौधे में पाया जाता है उसे एरेन्काइमा यानी कि वायुत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपके शॉर्ट है ना, क्या था? शॉर्ट में था, हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो नेक्स्ट जो आपका उत्तक था, जिसको कि हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, कोलेन्काइमा। क्या कहते हैं? कोलेन्काइमा।
तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा ये दो उत्तक अभी बच गए हैं इसके भाग में, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप उसको शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी ना, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, तो कमेंट्स में अगर आपका कुछ डाउट रहेगा वो आप बताएंगे तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर से उसे रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग तो कमेंट करते ही है ना, कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने में आपको क्या चार्ज लग रहा है, बस टाइपिंग ही तो करनी है थोड़ी सी, है ना, तो टाइपिंग कर दिया कीजिए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।